दोस्तों नमस्कार। मोसाद की सीरीज़ 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, पर मैंने सोचा कि 15 अगस्त तक वेट क्यों करना। मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने आया हूँ आज, जो सुन के आपको काफ़ी आश्चर्य लगेगा। दोस्तों, अभी भारत ने कारगिल दिवस सेलिब्रेट किया, पर क्या आप एक बात जानते हैं कि इस देश से एक बहुत बड़ा सच छुपाया गया है, और वो सच ये है कि हम कारगिल का रिवेंज कभी ले ही नहीं पाए। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि कारगिल का रिवेंज भारत ने कभी नहीं लिया, और आज के इस वीडियो में ये सच उजागर होगा और आपके सामने ये चीज़ पेश होगी कि ऐसी क्या कमी रह गई भारत में कि कारगिल के केस में हम पाकिस्तान के दो रुपल्ली जैसे देश को बदला नहीं ले पाए। पर दोस्तों, कारगिल हुआ क्यों? दोस्तों, 1998 में भारत ने और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। पहले भारत ने किया और वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। इसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किया, वो भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। पाकिस्तान को 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक चीज़ समझ आ गई कि कुछ भी करो, मुझे अब न्यूक्लियर वेपन की आड़ में रह के भारत को प्रोवोक करना है। दोस्तों, 1994 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। वो अग्रीमेंट ये था कि सर्दियों के मौसम में, खास करके नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक के पीरियड में, कारगिल द्रास सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का है, जिस पे भारी बर्फ़बारी हो जाती है, टेम्परेचर जो है उस समय -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है उस इलाके में। तो एक अग्रीमेंट के तहत 1994 में ये बात बोली गई कि हम दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल से रिट्रीट करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, अपनी ट्रूप्स हटा लेंगे, सर्दियों में ट्रूप्स को क्यों परेशान करना। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हमने कहा कि इन ट्रूप्स को हम लोग वापस डिप्लॉय कर देंगे मार्च अप्रैल के महीने में। दोस्तों, 98 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ। इस टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने चालाकी करी कि 1998 के नवंबर दिसंबर में भारत ने अपने ट्रूप्स तो हटा लिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स नहीं हटाए। उसने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री अपनी वहाँ पर डिप्लॉय करी, और जब भारत अपने कारगिल द्रास सेक्टर के पोस्ट्स को छोड़कर पहाड़ों से नीचे उतर गई, तो पाकिस्तान ने उस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट जिसको डिप्लॉय करके रखा था, उसमें उसने अपने जिहादी तंजीमों के आदमियों का एकजुट करके एक संगठन बनाया और उनको बोला कि भाई, अब भारत जो है पोस्ट छोड़ के जा चुका है, तो आप इन पोस्ट को रीऑक्यूपाई करो। जैसे ही पाकिस्तान ने रीऑक्यूपेशन करने की कोशिश करी, इस काम को उनको लगे लगभग 20 से 22 दिन, और दिसंबर के एंड तक पाकिस्तान ने हमारी वो सारी पोस्ट जिनको हमने वेकेट किया था, उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया। समस्या ये हुई कि फरवरी मार्च में जब 1999 के भारत ने अपनी ट्रूप्स को वापस भेजा, तो पाकिस्तान ने ऊपर से पहाड़ पर बैठकर भारत की एक ट्रूप जो नीचे से चल के आ रही थी, उसको ऊपर से एक गोली मारी और उसने ये गोलीबारी चालू कर दी। हमें एक चीज़ समझ आ गई उस समय, जब हमने इजराइल से सैटेलाइट इंटेलिजेंस मंगाई कि भैया, इन्होंने हमारे पीक्स को ऑक्यूपाई करके रखा है। लेकिन जब हमने इनको बोला कि आप इन पीक्स को छोड़ के जाइए, तो पाकिस्तान इससे मुकर गया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई, मेरा मिलिट्री प्रेजेंस तो है ही नहीं, जबकि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में उसने जिहादी तंजीम एलिमेंट्स को मिला दिया था। और उसने कहा कि भाई, वहाँ पर कुछ नॉन स्टेट एक्टर अगर हैं तो आप देख लीजिए, जबकि वो नॉन स्टेट एक्टर इकलौते नहीं थे, उनके साथ पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी। जब हमने ये पूरी इंटेलिजेंस को गैदर किया, उसके बाद भारत ने एक निर्णय लिया, और उस समय वाजपेयी सरकार का एक निर्णय आया कि हम डिप्लोमेटिकली इनको कई बार समझा चुके हैं कि आप अपने ट्रूप्स को या अपनी प्रेजेंस को उन पीक से हटा दीजिए। लेकिन जब उन्होंने हटाने से मना कर दिया, तो मजबूरन भारत को बल का प्रयोग और फोर्स का प्रयोग करना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, 1999 में हम लोगों के साथ पाकिस्तान और इंडिया के बीच कारगिल में एक क्लैश हुआ। इस क्लैश में भारत के, अगर हम मिलिट्री की बात करें, तो एक एयर लैंड सिनर्जी देखने को मिली। एयर लैंड सिनर्जी का दोस्तों मतलब होता है कि भाई, एयर पावर और लैंड पावर, यानी कि आर्मी और एयरफोर्स का गठन हुआ, और इन दोनों ने मिलकर हमारे एनिमी को हमारी टेरिटरी से उखेड़ फेंका। पर दोस्तों, वाजपेयी ने उस समय
पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत क्लियर कट बोल दी कि देखिए हम आपका ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन टॉलरेट नहीं करेंगे, आपको वापस जाना ही होगा। लेकिन वाजपेयी ने हमारी आर्मी को और एयरफोर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि आप कतई ही लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके उस पार नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हमारे इस तरफ को आके हमारी पीक्स ऑक्यूपाई करी हैं, आप इनको हमारे साइड से उखेड़ फेंकिए ताकि ये यहाँ से उठकर वहाँ चले जाएं। वही हुआ कारगिल में। उस समय हमने इनकी जितनी इंट्रूजन थी उसको तो उखेड़ फेंका, पर हमारी आर्मी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी दोस्तों। हमारी आर्मी इसलिए फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि हमने अपनी पोस्ट को सिर्फ रीऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कारगिल का दिया नहीं। इसी रीज़न से दोस्तों 2001 में लगभग 1-1.25 साल की प्लानिंग के बाद भारत की आर्मी ने चुपचाप बैठ के मिलिट्री इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के साथ एक ऑपरेशन प्लान किया जिसका नाम था ऑपरेशन कबड्डी। उन्होंने इस ऑपरेशन में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये करी कि उन्होंने एक ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप किया कि भारत ऑपरेशन कबड्डी के तहत कारगिल का बदला लेगा। इस बदले के तहत भारत ने ये प्लानिंग करी कि हमारी आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेगी, एक क्विक मैनोवर ऑपरेशन होगा और पाकिस्तान की हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड की टेरिटरी है, लद्दाख से लेके जम्मू तक, उस पूरी टेरिटरी में हमारी आर्मी क्रॉस ओवर करके पाकिस्तान की 15 से 20 पोस्ट्स को ऑक्यूपाई कर लेगी। और हमने कहा कि हम इन पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बना लेंगे। हमने वो 15 से 20 पोस्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया। हमने इजराइल से फिर मदद मांगी, पाकिस्तान की ओर से पूरी सैटेलाइट इमेजरी जो उनकी तरफ एलओसी की एरियाज़ थे उसकी सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग किया। और ऑपरेशन कबड्डी में हमने ये डिसाइड किया कि हम वो 15 से 20 पोस्ट पाकिस्तान की ऑक्यूपाई करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके उसके घर में घुस के, ताकि पाकिस्तान का वो स्ट्रैटेजिक एज जो एलओसी पे था वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, भारत की आर्म्ड फोर्सेस इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने ही वाली थी कि अमेरिका का 9/11 हो गया। और उस अमेरिका के 9/11 के बाद भारत की सरकार, वाजपेयी सरकार ने मना कर दिया कि किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कबड्डी जैसा प्लान जो आप बना रहे थे वो नहीं चलेगा। आर्मी दोबारा से फ्रस्ट्रेट हुई। ये एक और मौका था ऑपरेशन कबड्डी के तहत कि जब हम पाकिस्तान को कारगिल का एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे, लेकिन हम नाकाम रहे। इसके बाद 2002 में जब पाकिस्तान का दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक किया, पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे जब 2001 दिसंबर में पार्लियामेंट अटैक हुआ, आर्मी ने हमारे उस समय प्रधानमंत्री को फिर से ये बात बोली कि सर देखिए, कारगिल का बदला आपने लेने नहीं दिया, 9/11 के चक्कर में ऑपरेशन कबड्डी को क्लियरेंस नहीं दी। और दूसरी बात, अब तो इन्होंने हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारा पार्लियामेंट है उसको अटैक कर दिया। आर्मी ने बोला कि सर परमिशन दीजिए एक ऑफेंसिव ऑपरेशन करके इनको मुंह तोड़ जवाब देने की, घर में घुस के मारेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाजपेयी सरकार ने उस समय फिर से आर्मी को ये बोला कि भाई आप कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन मत कीजिए, आप मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर लीजिए। 2001 दिसंबर के इस पार्लियामेंट अटैक के इंसिडेंट के बाद भारत की आर्मी ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया 2002 में, और उस ऑपरेशन पराक्रम के तहत उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री को मोबिलाइज करके पाकिस्तान की बाउंड्री पे लगा दिया। हमारा उद्देश्य ये था ऑपरेशन पराक्रम में कि अगर हमारी मिलिट्री पाकिस्तान के सामने पूरी डिप्लॉय हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर एक डर का एलिमेंट पैदा हो जाएगा कि हम वॉर के लिए तैयार हैं, जबकि हमें वॉर करनी नहीं थी, पर उसके मन में ये दहशत पैदा करनी थी। वाजपेयी सरकार ने जब ऑपरेशन पराक्रम की क्लियरेंस दी, ऑपरेशन पराक्रम तो हुआ दोस्तों, लेकिन याद रखिए आर्मी फिर फ्रस्ट्रेटेड थी कि ना तो कारगिल का बदला हुआ, ना पार्लियामेंट अटैक का बदला हुआ। ऑपरेशन पराक्रम ख़त्म हुआ तो आर्मी के जो अधिकारी थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW के जो ऑफिसर्स थे, फिर से बैठे और अब एक दोबारा नया प्लान बनाया गया कि पाकिस्तान को इस पर्टिकुलर सिनेरियो में टैकल करना कैसे है। क्योंकि पाकिस्तान को
हमें मुंह तोड़ जवाब तो देना पड़ेगा। आने के समय में एक ऐसी परिस्थिति यदि दोबारा क्रिएट हो जाती है, कारगिल जैसी या पार्लियामेंट अटैक जैसी, तो हम पॉलिटिकल लेवल की क्लियरेंस के लिए बैठे रहेंगे? क्या हमें इन्हीं के चीज़ के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा? तो दोस्तों, जब ये डिबेट हुआ तो एक चीज़ तो तय हो गई कि बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के कोई ऑपरेशन, वो भी ऑफेंसिव लेवल का, तो हम नहीं कर पाएंगे। पर अब सवाल ये था कि क्या हम ऑपरेशन कबड्डी जैसा या ऑपरेशन पराक्रम जैसा कुछ ऑपरेशन विजुअलाइज करना चाहते थे, जिसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलना अक्सर मुश्किल होता। इस गंभीर परिस्थिति से बाहर आने के लिए भारत की आर्म्ड फोर्सेज और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर जो डिस्कशन हुई, उस डिस्कशन में एक चीज़ तय हो गई और वहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पे काम करेगा। दोस्तों, हम लोगों ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पे काम करना चालू किया। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन में हमने, आर्मी ने हमारी एक प्लानिंग करी कि हम इन्फेंट्री का, आर्टिलरी का और आर्मोर का, इन तीनों यूनिट्स का गठन करके एक एजाइल यूनिट बनाएंगे जिसका नाम है स्ट्राइक कोर। ये स्ट्राइक कोर्स ऐसे यूनिट्स होंगे जिसमें इन्फेंट्री के, आर्टिलरी के, आर्मोर के, पैरा फोर्सेस के, आरएनएडब्ल्यू के सबके अधिकारी मिलजुल के एकजुट रहेंगे। और ये करेगा क्या स्ट्राइक कोर? आज की डेट में हमारे पास 2 स्ट्राइक कोर है, 5 स्ट्राइक कोर है, बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हैं। एक स्ट्राइक कोर तो अंबाला में पोस्टेड है दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो। लेकिन ये स्ट्राइक कोर्स करेंगे क्या? तो आर्मी ने समझाया कि भैया, ये जो स्ट्राइक कोर हमने बनाए हैं, इन्फेंट्री, आर्मोर और आर्टिलरी और इंटेलिजेंस के कंबाइंड यूनिट्स, कल को यदि पाकिस्तान किसी प्रकार का एडवेंचरिज्म अगर करता है तो ये स्ट्राइक कोर इतने स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करेंगे कि इवन बिफोर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कह पाए, हम पाकिस्तान की एक साइजेबल टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे और उस टेरिटरी को बार्गेनिंग चिप बनाकर पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की मांग करेंगे। समझिए, स्ट्राइक कोर बहुत ही पावरफुल चीज़ है दोस्तों। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन में भारत कह रहा है कि यदि पाकिस्तान ने कभी मेरे साथ कारगिल जैसा एडवेंचरिज्म किया तो उस केस में कारगिल जैसे एडवेंचरिज्म के बाद हम कोई डिप्लोमेसी का वेट नहीं करेंगे कि भैया इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पाकिस्तान को समझाए, हमारी डिप्लोमेसी पाकिस्तान को समझाए। नहीं, हम विदिन 12 से 13 घंटे उस कारगिल जैसे इंसिडेंट होने के बाद हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन एग्जीक्यूट कर देंगे। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन अगर एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो इस डॉक्ट्राइन में भारत की स्ट्राइक कोर इमीडिएटली अपने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मोर और इंटेलिजेंस का जो कंबाइंड स्ट्राइक कोर है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल की टेरिटरी को क्रॉस करेगा और पाकिस्तान की उस टेरिटरी के अंदर साइजेबल टेरिटोरियल चंक्स को ऑक्यूपाई करेगा और उसके बाद वो टेरिटरी कैप्चर करके उसको होल्ड करके रखेगा, पाकिस्तान को लौटाएगा नहीं और वेट करेगा कि भाई अब पाकिस्तान को यदि ये टेरिटरी जो हमने ऑक्यूपाई करी, अगर उसको ये टेरिटरी वापस चाहिए तो उसको कारगिल के परपेट्रेटर्स, यानी कि वो कारगिल जैसे इंसिडेंट को करने वाले, चाहे उनके आर्मी के अधिकारी या उनके जिहादी के एलिमेंट्स हों, उनको हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा। सोच के देखिए कि यदि अगर मान लीजिए कि कल को हाफिज़ सईद जैसे ने या जैश ए मोहम्मद का मसूद अज़हर ने कोई हरकत करी कारगिल के इंटेंसिटी की, तो उस कारगिल के इंटेंसिटी के बाद कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के तहत हम शैलो पेनिट्रेटिव थ्रस्ट मारेंगे पाकिस्तान की टेरिटरी में, उसकी टेरिटरी कैप्चर करके रख लेंगे और फिर पाकिस्तान को बोलेंगे कि अगर आप ये टेरिटरी वापस चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि यहाँ पर भारत का झंडा फहरे और इस इलाके में हम एक भारत का अपना एक कॉलोनी बना लें, तो आप हाफिज़ सईद को हमारे हवाले कर दीजिए। दोस्तों, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बहुत ही खतरनाक डॉक्ट्राइन है। पाकिस्तान को इसकी भनक लगी तो पाकिस्तान ने कहा कि भैया इंडिया, अगर तुमने लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन एग्जीक्यूट करा तो मैं इसका बदला लूँगा। हमने कहा तुम्हारी हैसियत नहीं है बदला लेने की। जब से हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन अपनाया दोस्तों, तो पाकिस्तान ने अपने उन न्यूक्लियर वेपन्स में बदलाव लाना शुरू करा। उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में एक ये बदलाव लाया कि उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने चालू करे।
टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स का मतलब होता है शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है भारत, मैं क्या करूँगा कि मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में डिप्लॉय कर दूंगा। अगर तुमने मेरे ऊपर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन अपनाया तो तुम्हारे इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के अपनाने के बाद, मेरी टेरिटरी कैप्चर करने के बाद, मैं तुम्हारे ऊपर ये शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन दाप दूंगा। तो भारत ने बोला, मनूस किस्म के आदमी, तुम हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को नहीं जानते। अगर तुमने हमारे ऊपर एक भी प्रकार से एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया तो हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के हिसाब से वो फर्स्ट स्ट्राइक कहलाएगा, और फर्स्ट स्ट्राइक का मैसिव एंड अनएक्सेप्टेबल रिटेलिएशन फिर इंडिया करेगी। हमने कहा कि पाकिस्तान, तुम एक न्यूक्लियर वॉरहेड हम पे फेंकोगे, उसके बाद हम 120 फेंकेंगे या 140 फेंकेंगे, इसका निर्णय फिर हम लेंगे, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दो चीज़ें कहता है, नो फर्स्ट यूज़ बट मैसिव एंड अनएक्सेप्टेबल रिटेलिएशन ऑन फर्स्ट यूज़। नो फर्स्ट यूज़ में मतलब हम अपना न्यूक्लियर वेपन पहले प्रयोग नहीं करेंगे, आप कीजिए, और अगर आपने किया तो मैसिव एंड अनएक्सेप्टेबल रिटेलिएशन ऑन द फर्स्ट यूज़। मैसिव एंड अनएक्सेप्टेबल रिटेलिएशन का मतलब हुआ कि रिटेलिएशन आपके फर्स्ट स्ट्राइक का किस इंटेंसिटी में होगा वो आप नहीं, हम डिसाइड करेंगे। उस इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रम कितना होगा वो हम डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान का खेल चूर चूर हो गया। लेकिन सवाल दोस्तों अब ये उठता है कि कारगिल की इंटेंसिटी जैसा एक इंसिडेंट तो हुआ, हम पठानकोट के एयरबेस के अटैक को या पुलवामा जैसी घटना को कारगिल के इंटेंसिटी जैसी घटना में नहीं गिन सकते। उन घटनाओं के हमने जवाब पाकिस्तान को दिए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जो 26/11 हुआ मुंबई अटैक, इस मुंबई अटैक में हमने मुंह तोड़ जवाब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन से क्यों नहीं दिया? इसके पीछे ऐसी क्या साजिश थी? मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी दोस्तों, कि एक भारत में एक समय पे एक नैरेटिव हिंदू टेररिज्म का चला था। मैं उस पर बहुत गहरी रिसर्च कर रहा हूँ और आपके साथ एक लंबी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन इस रीज़न से भी नहीं किया था क्योंकि अजमल कसाब जब भारत आया था तो उसका जो आई कार्ड मिला था उसमें उसका एक हिंदू नाम था और उसके हाथ पे कलावा था। इसके पीछे पूरी की पूरी साजिश थी क्या? इसका पर्दाफाश आपके सामने होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर कीजिए। पर ये मत भूलिएगा दोस्तों कि आज की डेट में पाकिस्तान कारगिल जैसी अगर हरकत करता है तो हमारी मिलिट्री पहले तो रिलक्टेंट थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को एक्सेप्ट करने के लिए कि ऐसा कुछ है भी, पर अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, बिपिन रावत, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भारत के पास कोल्ड स्टार्ट है और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का प्रयोग भारत अपने टाइम और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पाकिस्तान को रिटेलिएट करने के लिए करेगा। तो ये मत भूलिएगा दोस्तों कि कारगिल का बदला अभी बाकी है। धन्यवाद।